नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। देखिए, आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर है जो मानव जनन के बारे में। और इसमें आप देखेंगे कि मानव जनन कैसे करता है और इसमें मेल पार्ट जनन तंत्र का और फीमेल पार्ट जनन तंत्र का दोनों पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले आप, जैसे कि चैप्टर का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं इसे। और इसे पहले समझना है कि मेल शुक्राणुओं को उत्सर्जित करता है, फीमेल एक्स को उत्सर्जित करती है। इसके बारे में थोड़ी जनरल जानकारी पहले सीखेंगे हम। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, वो आप चैप्टर पर पढ़ेंगे। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मानव जो है लैंगिक जनन करने वाला और जरायुज। यहाँ एक बात समझ लेना कि यूपी टीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे प्राणियों को बताइए जो जरायुज हैं। जरायुज वे प्राणी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। किसको देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। मानव तो लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है और कैसा है? जरायुज है। मैंने यहाँ लिख दिया कि बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी है। जीवित बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी है कौन? मनुष्य। और मनुष्य किस श्रेणी में आता है? जरायुज श्रेणी में। ठीक है, इस बात को समझ लिए। और पुरुष क्या करता है? पुरुष शुक्राणुओं को तथा स्त्री अंडाणु बनाते हैं। यानी पुरुष किसको बनाएगा? शुक्राणुओं को। और स्त्री किसको बनाएगी? अंडाणु को बनाते हैं। शुक्राणु व अंडाणुओं का निषेचन होता है, यानी इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। और ये अभी कैसे होंगे? सिंगल, यानी अगुणित। कैसे होंगे? अगुणित। और यहां पर निषेचन जैसे ही हो जाएगा, फिर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर जैसे कि अभी ये देखिए एन, ये अगुणित है और ये भी अगुणित है, यानी एक्स। और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 2 है। किसके बाद? निषेचन के बाद। निषेचन होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट, यानी ये जाइगोट का निर्माण होता है जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि मानव लैंगिक जनन करने वाला और जरायुज प्राणी है, यानी बच्चे देने वाला। और जो नर है वो शुक्राणुओं को उत्सर्जित करता है और जो मादा है वो अंडाणुओं को उत्सर्जित करती है। और दोनों जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद क्या बनता है? नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये समझ गई? उत्पत्ति होती है। अब जनन घटनाएं प्रारंभ कहां से होती हैं, इसको सीखना है। कि देखिए, जनन घटनाएं जो हैं जो यौवन अवस्था होती है वो प्रारंभ होने के बाद ये संपन्न होता है। क्या? शुक्राणु बनने की क्रिया शुरू होती है। एक वृद्ध पुरुष, ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है 70 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक, उससे भी ज्यादा। लेकिन ये फीमेल्स कैंडिडेटों में इसकी आयु लगभग में कितनी? लगभग में 50 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाती है। किसको? अंडाणुओं की बनने की जो क्रिया है वो महिलाओं में 50 वर्ष के बाद वो खत्म हो जाती है। यानी बनना एक आध दो कोई चांस है जिसमें होती है, वैसे ज्यादातर 50 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो जाती है। लेकिन मेल में ये शुक्राणुओं को बनने की क्रिया लगातार चलती रहती है। यहाँ तक क्लियर है? आप पढ़ेंगे आप पुरुष जनन तंत्र, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसको पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये देखिए, नर जननांग अंगों
ये क्या है इसमें, नर जनन अंगों को अनेक काम के आधार पर, उनके कामों के आधार पर, उनके काम के आधार पर प्राथमिक लैंगिक अंग व द्वितीय लैंगिक अंग में बांटा गया है। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो आधारों पर बांटा गया है। किसको? एक तो ये है और एक ये है, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग व द्वितीय लैंगिक अंग। अब देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंगों के बारे में हमने, जैसे कि मैंने बताया था कि पुरुष में जनन तंत्र के बारे में, जैसे कि नर जनन अंगों को काम के आधार पर यानी वर्ग के आधार पर दो प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक अंगों में बांटा गया है। और अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। ये अंग ये वे अंग होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं का या युग्मकों का निर्माण करते हैं। यानी प्राथमिक लैंगिक अंग में वे अंग आते हैं जो या तो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। साथ में कुछ हार्मोन्स का स्राव भी करते हैं। यानी ये चीजें ध्यान रखना, एक तो सेल्स का निर्माण यानी कोशिकाओं का निर्माण या युग्मकों का निर्माण, और हार्मोन्सों का निर्माण किसमें होता है? ये प्राथमिक लैंगिक अंग में होते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये देखिए, यहाँ चित्र में समझिए, ये जो वृषण है इसमें क्या बनता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर स्पर्म जिसे बोल सकते हैं। शुक्राणु यानी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करने में उत्तरदायी होते हैं। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश होता है। ये देखिए, यहाँ समझिए, जो एक खाल झिल्ली जैसी लटकी होती है जिसमें क्या होते हैं? वृषण। इसे क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं, में उपस्थित होते हैं। वृषण के दो भाग होते हैं। वृषण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। प्रथम भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ भी देखिए, जो शुक्र वाहिका इसी से जुड़ी है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रथम भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और दूसरे भाग में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथ के तौर पर टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग है इसमें क्या होंगे? कोशिकाओं का निर्माण, युग्मकों का निर्माण और कुछ हार्मोन्स बनते हैं। और जैसे कि इसमें शुक्राणु बनते हैं, कहाँ? वृषण में। और ये वृषण किसमें बंद होते हैं? वृषण कोश में बंद होते हैं। और इसमें कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। ये ध्यान रखना, जैसे पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे वृषण में बनता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर था प्राथमिक की तो बात खत्म हो गई। अब द्वितीय लैंगिक अंग पढ़ेंगे। ये इन्हें सहायक अंग, लैंगिक अंग भी कहते हैं। यानी इन्हें सहायक अंग, लैंगिक अंग भी कहते हैं। ये अंग प्राथमिक तरह के ना हो तो, प्राथमिक तरह के ना हो तो इनमें प्राथमिक तरह यानी ये जो है इसमें
प्राथमिक अंग की तरह नहीं होते, तरह नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ये जोड़ देना, ये बात यहां से जोड़ना, क्योंकि इनमें ना तो युग्मक बनते हैं और ना हार्मोन्स बनते हैं। द्वितीयक अंग जो हैं उनमें ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही हार्मोन्स बनते हैं, बल्कि ये जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं? जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब द्वितीय अंग वे अंग हैं जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनमें ना तो हार्मोन्स बनते हैं, ना युग्मक बनते हैं, ना कोई सहायक अंग ना कोई कोशिका बनती है। कैसे? पहले की तरह। इसमें क्या होता है? जनन अंग की प्रक्रिया में ये सहायता करते। जैसे इसमें क्या होंगे? वृषण कोश होगा, शुक्रवाहिनी होगी, शुक्राशय होगा, प्रोटोस्ट होगा, ग्रंथ होगी, मूत्राशय होगा और शिशन होगा। ये कंप्लीट जो होगा क्या होगा? कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ लेंगे। जैसे कि वृषण कोश कहाँ है? ये देखिए आप, वृषण कोश। शुक्रवाहिनियां कहाँ है? ये देखिए, इसे जोड़ने का काम करती हैं। इसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां। शुक्राशय कहाँ है? देखिए आप, शुक्राशय कहाँ है? ये देखिए, ये शुक्राशय। प्रोटेस्ट कहाँ है? ये देखिए, कहाँ है? ये देखिए। मूत्र मार्ग कहाँ पर है? ये देखिए आप, मूत्र वाहिनियां, मूत्र मार्ग, ये देखिए मूत्र मार्ग है। ठीक है। शिशन कहाँ है? ये है, देखिए शिशन। समझ गए? ये चित्र भी समझना बहुत ही आवश्यक है। मैंने फिर अब इसे एक्सप्लेन करेंगे। वृषण क्या है? वृषण कोश त्वचा का बना एक थैलीनुमा कोश होता है। ये देखिए, ये क्या है? वृषण एक कोश की तरह होता है जिसमें वृषण बंद होता है। वृषण कोश को स्थिर रखने के लिए आवश्यक कोश होता है। ये इसका आवरण जो है खाल का, ये आवश्यक होता है, क्योंकि वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु के लिए शरीर ये क्या करते हैं? वृषण क्या करते हैं? जो शुक्राणु बनने के लिए शरीर के ताप से कम ताप चाहिए। किसे? शुक्राणु बनने के लिए। और कितना लगभग ताप चाहिए? कम शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। किसको? शुक्राणु बनने के लिए। और ये ताप किसमें होगा? वृषण के अंदर। ये बात समझे आप कि शरीर के ताप से 2 से 2.5 सेल्सियस तक कम होता है। और वृषण में क्या बनता है? वृषण में शुक्राणु बनते हैं, यानी वृषण कोश पढ़ लिया आपने। ये ठीक है, इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर। ठीक है। अब पढ़ेंगे शुक्रवाहिनियां। ये देखिए, ये शुक्रवाहिनियां, ठीक है, वृषण को जोड़ने का कार्य करती है। पढ़िए। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए, ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? शुक्राशय। सॉरी, ये क्या है? शुक्राशय। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनियां, ये देखिए शुक्रवाहिनियां किससे जुड़ी हैं? शुक्रवाहिनी की सहायता लेता है वृषण से जोड़ने के लिए। वृषण से जोड़ने के लिए किसकी सहायता लेता है? शुक्रवाहिनियों की सहायता लेता है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ, ये देखिए, ये मूत्र नलिका के साथ संयुक्त रूप से बनी होती है। ये देखिए, यहां जुड़ी है और ये भी यहीं जुड़ी है। ये वाहिकाएं शुक्राशय के साथ मिलकर स्थलन वाहिनी बनाती हैं।
ये क्या बनाती, स्थलन, ये जुड़ने का कार्य किया। ये देखिए ये जुड़ी है शुक्रवाहिनी, ये समझ गए, ये क्लियर हो गया। शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियों को आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे शुक्राशय। ये देखिए शुक्राशय होता है, चित्र में देखिए एक बार, ये जो ये शुक्राशय, ऐसे पढ़िए। शुक्र वाहिनी यानी ये जुड़ी होती हैं, ये देखिए। शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना को शुक्राशय कहते हैं। इधर देखिए, ये देखिए बेटा जो है वो एक थैली जैसी संरचना है, इसे क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं, जिसके द्वारा शुक्र वाहिनी किसको जोड़ती हैं, वृषण को जोड़ने का कार्य करती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। वीर्य कहते हैं, स्पर्म को कह सकते हैं, शुक्राणु को कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। ये शुक्राशय कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें क्या तरल पदार्थ है। अब पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथ। ये देखिए, ये जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, समझिए। यह एक अखरोट के आकार की एक बहाग्रंथि, बहास्रावी ग्रंथि होती है, जिससे वीर्य का भाग बनता है। इससे क्या बनता है, वीर्य का भाग बनता है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। यानी जब ये इनको गति देने का कार्य करता है, ये यानी शुक्राणुओं को गति देने का कार्य कौन करता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका कार्य सिर्फ ये है प्रोस्टेट ग्रंथि को, क्योंकि ये वीर्य का भाग बनाता है और शुक्राणुओं को गति देने का कार्य भी करता है। अब पढ़ेंगे मूत्र मार्ग के बारे में। किसको पढ़ेंगे, मूत्र मार्ग के बारे में। यह एक पेशीय नलिका है। ये देखिए, ये सीधी सी रेखा गई है, इसे कहा क्या गया है, पेशीय नलिका कहा गया है, जो मूत्र मार्ग से निकलकर, कहां से निकली है, ये मूत्र मार्ग है। क्या है ये मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग से निकलकर इस स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। आगे देखिए, इससे होकर मूत्र क्या क्या निकलता है इस नलिका से, यानी मूत्र मार्ग से क्या क्या निकलेगा, मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव को, यानी निकलने की क्रिया को बाहर निकालते हैं। जो भी निकलने वाला है उसे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालते हैं। ज्यादातर किसको, शुक्राणु को, प्रोस्टेट ग्रंथि को और मूत्र को, किसके द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब लास्ट है, इसमें शिशन को पढ़ेंगे। यह एक बेलनाकार अंग है। ये देखिए, ये एक, इधर भी देखिए, ये क्या है, एक बेलनाकार अंग है। क्या है, एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के मध्य में लटका होता है। जैसे कि ये वृषण है, ये है, और ये कहां पर है, मध्य में लटका होता है या रहता है। यह एक उत्थानशील, क्या है, एक उत्थानशील मैथुनांग है, जो सामान्य अवस्था में, ये कैसा, सामान्य अवस्था में छोटा और शिथिल रहता है। यानी एक उत्तेजक अंग भी है, और इसे कह सकते हैं ये सामान्य अवस्था में, जैसे कि यहाँ लिखा है सामान्य अवस्था में ये कैसा होता है, छोटा तथा शिथिल रहता है। मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था में, यानी मैथुन के समय ये कैसा होता है, उन्नत अवस्था में
में 19 अवस्था के आकार शुक्राणु को आकार में शुक्राणु को मादा जननांगों में पहुंचाने का काम करता है। शिशंग क्या है, अब दोबारा से समझिए। शिशंग एक गोलाकार भाग है या अंग है जो वृषण कोश के मध्य लटका रहता है। ये उत्थानशील मैथुनांग भाग है जो सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है। मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था के आकार में शुक्राणु को मादा जननांगों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है ये मादा जननांगों में शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करता है और फिर निषेचन होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है।